1990 से 2000 हम कश्मीर में रहे हैं। पीक मिलिटेंसी का टाइम था। 1990 में जिस वक्त हमने वहाँ लैंड किया तो उस वक्त वहाँ सारी चीज़ें बैन हो चुकी थी, और यहाँ तक कि घड़ी जो हमारी रिस्ट वॉच थी उसको लोगों ने देखा और कहने लगे इंडियन टाइम, कहने लगे यहाँ आप घड़ी मिला लीजिए इसको, ये पाकिस्तानी टाइम से चलती है। हमने कहा घड़ी तो हमारी यही रहेगी। और उसके बाद हम उन दिनों स्मोकिंग करते थे तो उन्होंने देखा हमारा इंडियन ब्रांड, कहने लगे ये तो यहाँ नहीं चलेगा, इंडियन ब्रांड भी बैन हो चुके हैं। हमने कहा ये भी यहीं चलेगा, जब तक मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सिगरेट बंद कर देंगे। खैर, तो वो टाइम जो था वो बहुत ही ख़राब टाइम था। और जिस तरह आपने वेशभूषा की बात की तो हम वहाँ पे पैदल की भी बात की, तो हम श्रीनगर में पैदल चलते थे। गेरी सक्सेना जो थे वो गवर्नर थे और वेद मरवा उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। तो वो दोनों हमको रोज़ धमकियाँ देते थे कि आप एक ही रास्ते से एक ही जैसे कपड़े पहने हुए एक ही टाइम पे निकलते हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। एक ही जैसे कपड़ों से मतलब था पैंट शर्ट जो होते हैं सामान्य, स्वेटर जैकेट वगैरह वगैरह। तो उनका कहना था कि सिक्योरिटी का यहाँ बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे सारा जो मीडिया था वहाँ से वापस आ चुका था। टाइम्स ऑफ इंडिया का करस्पॉन्डेंट, हिंदुस्तान टाइम्स का करस्पॉन्डेंट, और हम वहाँ पे जाके लैंड कर रहे थे। और मतलब ये सब बताने की बातें नहीं है, मैं जिक्र आया है तो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हम अकेले वहाँ पे जर्नलिस्ट उस दौरान हुआ करते थे। खैर, वो बहुत सारी बातें हैं। तो अभी जो हम एक दो बातें क्लियर करते हुए चलते हैं, जैसे गुपकार रोड का जिक्र बार बार आया, तो गुपकार रोड दरअसल फ़ारूक अब्दुल्ला का ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पे, तो उसके नाम से उसको गुपकार गैंग वो कहने लगे। वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी वहाँ पे लाइक माइंडेड पार्टी की, तो उसको गुपकार गैंग कहने लगे, जैसे खान मार्केट गैंग कहने लगे हैं वो। तो किसी भी नाम को किसी भी तरह से वो किसी भी दिशा में ले जाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी, मीनू जी ने जो बात कही फ़िरन की, तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दें कि मीनू जी का अगर बस चले तो फ़िरन के साथ उसके अंदर कांगड़ी भी रखवा दें। एक कांगड़ी होती है, सारे लोग शायद जानते होंगे, एक छोटा सा बर्तन होता है जो बांस के उससे घिरा हुआ होता है, और कश्मीरी लोग उसमें आग जला के, कोयले जला के फ़िरन के अंदर रखते हैं। हमारे घर पे भी रखी हुई है वो, अब तो उसका इस्तेमाल बंद हो गया। मैं शुरू में जब कश्मीर से आए थे तो कभी कभी वो जलती थी, और उसको लेने की भी एक प्रैक्टिस होती थी। कश्मीरी जो है उसको लिए सो जाते थे बिस्तर पे, और वो गिरती नहीं थी, तो हम भी काफ़ी देर तक रखे रहते थे उसको। अच्छी प्रैक्टिस हमारी भी हो गई थी। खैर, इसके अलावा एक और बात कहेंगे, बहुत सारी बातें हैं कि अभी जब राहुल जा रहे थे तो अपने हाथ में मशाल लेके वो जम्मू की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमें वो बहुत शानदार दृश्य था, नदी पार करते हुए पुल पे हज़ारों मशालें। टीवी को ये सारे दृश्य बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन देखिए टीवी का भी एक दुर्भाग्य कहेंगे हम कि आज टीवी उन दृश्यों को दिखा नहीं पा रहा है। कैमरा ऐसे दृश्यों की तरफ दौड़ता है जिसे कहा जाता है, और ये दृश्य लगातार चलते रहते हैं। देखिए वो दृश्य सामने आ रहा है हमारा, तो राहुल के हाथ में मशाल है, तो हमें याद आ रहा था पंजाब में हैं वो, और पंजाब के ही कवि हैं वो, जन कवि हैं बल्ली सिंह चीमा, उनकी ही जन कविता है वो, उसको बहुत गाया है हम लोगों ने। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो हम सब ने ही गाया होगा जगह जगह, अलग अलग स्ट्रीट प्ले में, नुक्कड़ नाटकों में, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में, और उसके बाद युवा दौर में। तो ये अंधेरा जीतने की जो जंग है, तो राहुल उसको बहुत शिद्दत से और बहुत कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं। कश्मीर की बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन सारे समस्याओं के साथ फ़ारूक अब्दुल्ला का बड़ा सब जानते हैं, उनका संपर्क भी रहा है, क्योंकि 87 में जब वहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई तो फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, और फ़ारूक अब्दुल्ला ने उसको गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था, और उसी के बाद वहाँ पे गवर्नर रूल लगा था। और 96 में जब चुनाव हुए, पहले 87 के बाद 96 में, तो फ़ारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे। तो एक लंबा दौर था, सब जानते हैं। और फ़ारूक अब्दुल्ला यूपी में भी आए थे, आपको याद होगा, यूपी में भी राहुल के यात्रा में आए थे, वो शामिल हुए थे। और अब यहाँ आके उनका ये कहना बहुत मायने रखता है कि मैं अपनी आँखों से ये सब देख लूँ, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी, देखिए जो उन्होंने सरकार चलाई उसके लिए तो हम हमेशा लिखते रहे, बड़े हम उनके आलोचक हैं, और उमर अब्दुल्ला के भी हैं कि उन्होंने गंभीरता से सरकारें नहीं चलाई। 1996 से लेकर 2000 तक फ़ारूक साहब ने, और उसके बाद 2008 से लेकर 14 तक उमर अब्दुल्ला ने। ये जो कर सकते थे नहीं करा, लेकिन दोनों के बाप बेटों के स्वभाव में वो गंभीरता और वो चीज़ नहीं थी।
सिर्फ 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद को मिले थे, 2003 से लेकर 2005। और सबसे ज़्यादा काम 1987 के बाद आज तक उस दौर में हुआ है जब कश्मीर जो है मुख्य धारा में वापस लौटा है, शांति की वापसी हुई है, लोगों के दिल में विश्वास आया है। आज आप देख रहे हैं राहुल गए हैं, राहुल के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कश्मीरी पंडितों का इतने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं हुई हैं, टारगेट किलिंग हुई है, कभी नहीं हुआ वहाँ पे, आज हो रही हैं। जबकि वो बातें तो ये लोग बहुत सारी करते हैं, लेकिन कश्मीर की स्थिति जो है आज कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इसीलिए चुनाव जो है वहाँ पे नहीं करवाए जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस मामले में बज़िद हैं और वो एक अच्छी बात नहीं है कि इस बार जब भी चुनाव होंगे तो मैं वहाँ बीजेपी की सरकार बनाऊँगा, पहली बार वहाँ बीजेपी की सरकार बनाऊँगा, सरकार किसी की भी बने। हमें अच्छी तरह याद है जब शायद 2002 के चुनाव थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव कराया था। हाँ सही याद है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और कश्मीर के लोग याद रखते हैं कि वाजपेयी साहब ने वहाँ पे बहुत अच्छे चुनाव कराए थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद 2008 के चुनाव मनमोहन सिंह के टाइम में हुए थे और मनमोहन सिंह ने कहा था कोई जीते या हारे, लेकिन चुनाव अच्छे से होना चाहिए वहाँ पे। कश्मीर के चुनाव पे पूरी दुनिया नज़र रखती है और 87 में जो वहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई उसका बहुत बड़ा कारण वहाँ के चुनाव ही थे, जिसमें ऐसी रिगिंग हुई थी कि जो सारे के सारे बाद में मिलिटेंट बने वो उन चुनावों में ज़बरदस्ती मतदान केंद्रों में हराए गए थे। ये पूरा एक अपने आप पे इतिहास है कि कश्मीर की जो चुनाव रिगिंग है, चुनाव धांधलियाँ हैं, उसने वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। वहाँ के लोगों को लगा कि हम चुनाव के ज़रिए अपनी बात नहीं कह सकते और उसके दोषी जो हैं वो फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस दोनों हैं। 87 में फारूक अब्दुल्ला और राजीव फारूक एकॉर्ड कहते हैं उसको, राजीव फारूक एकॉर्ड हुआ था और उसके बाद चुनाव हुए थे और दोनों ने चुनाव मिलकर साथ में वो लड़ा था। और जब साथ में मिलकर लड़ा था तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो जो रिगिंग वहाँ करवाई उसके बहुत ही ख़राब नतीजे देखने को मिले। तो कश्मीर में चुनाव जब भी हो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अब मोदी जी करवा पाते हैं, करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या वो हर चीज़ को कहते हैं कि पहली बार वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की वहाँ कोशिश कर सकते हैं और वो अगर चुनाव ठीक से नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे कश्मीर के लिए भी और देश के लिए भी। एक और बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर में जो ये कहा जाता है, ये प्रचार है जो मुरली मनोहर जोशी ने किया था या उससे पहले बहुत सारे लोगों ने किया था, वह तिरंगा नहीं लहराया जाता। 1992 में इसी आधार पे मुरली मनोहर जोशी यात्रा लेकर आए थे और उससे पहले बीजेपी का तो अपना बहुत बड़ा तंत्र है, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और कहा था कि वहाँ झंडा नहीं लहराया जाता। और हम श्रीनगर में ही थे और हमने वहाँ सब जगह जाके एक स्टोरी करी और वो चांस ही होता है अखबारों में दूर की वो फर्स्ट लीड लग गई, कभी लगती है कभी नहीं लगती, हम अखबार वाले जानते हैं इसको। तो उसमें हमने लिखा कि यहाँ सब जगह तिरंगा झंडा लहरा रहा है, सेक्रेटरीट में, विधानसभा में, सब जगह। तो हमने कहा कश्मीर में मदन लाल खुराना उन दिनों बीजेपी के इंचार्ज सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और फ़ौरन कश्मीर आए, हमारे पास आए, साथ में शत्रुघ्न सिन्हा को लाया। कहला यार तुमने तो मेरी पूरी हवा निकाल दी, मैं सब जगह ये कहता फिर रहा हूँ। हमने कहा आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उन दिनों थोड़े बीजेपी के नेता भी और दूसरे नेता भी अलग तरह से होते थे, उनसे बड़े दोस्ताना ताल्लुक़ भी हुआ करते थे। आज तो हर पार्टी का नेता जो है वो बहुत अलग रूप में आ चुका है और पत्रकारों के साथ वो सारे संबंध भी नहीं रहे हैं। खैर, तो अब ये यात्रा जो है वहाँ पहुँच गई है, राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए हैं। अब बातें इतनी सारी हैं कि इन्होंने वाजवान का भी जिक्र कर दिया और कहवे का भी कर दिया। जम्मू में तो राजमा चावल बहुत शौक़ से खाया जाता है, सैटरडे को बहुत प्रेम से खाया जाता है, तो राहुल जी को खिलाया जाएगा। सारे वहाँ के बहुत अच्छे होस्ट हैं, जम्मू के लोग भी और कश्मीर के लोग भी, दोनों एक दूसरे से बढ़ के होस्ट हैं क्योंकि हम तो वहाँ रहे हैं। उनके खाना जो है आप के लिए मना करना मुश्किल हो जाता है। और राहुल तो खैर वहाँ के रहने वाले हैं, स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है वहाँ के रहने वाले को, और सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं हमें नहीं मालूम, और वो स्टेट सब्जेक्ट हैं उनके। तो ये यात्रा अपने मुकाम तक पहुँच गई है और राहुल इस यात्रा को अब किस तरह से आगे राजनीतिक सफलता के रूप में, चुनाव जीतने के रूप में बदल पाते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि बिना चुनाव जीते राहुल ने जितने भाषण दिए हैं, राहुल ने जितने वादे किए हैं, राहुल के जो सपने हैं वो कोई पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए राहुल को सत्ता में आना ज़रूरी है और राहुल को ये बात समझना पड़ेगी कि चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको उसी दिशा में उनको ले जाना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, ये बात जी जी मीनू जी कुछ